गुड इवनिंग। सर्कुलर मोशन लेक्चर आज से होमवर्क मिलेगा, है ना? क्योंकि कुछ पार्ट है वो पढ़ाने के बाद ही होमवर्क मिलेगा। तो आज से स्टार्ट करेंगे अपन डायनामिक्स। रिकॉर्डिंग सेंड किया है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा एक बार, नहीं उसको अगर कभी कभी क्या होता है, ब्लर आ रहा है, नहीं आना चाहिए। नेट तो मेरा फास्ट चल रहा है। एक बार शेयर्ड स्क्रीन पे आप क्लिक करो तो फिर आ जाएगा आपको, है ना? नेट तो बहुत फास्ट है अभी यार, इतना तो मुझे लग रहा है। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या करो कि अगर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्या वैसा है, देखना पड़ेगा एक बार डाउनलोड करके, फिर हो जाएगा। अगर एक बार डाउनलोड कर लोगे ना तो आ जाता है वैसा करके। वैसे 2-3 दिन में उसका लिंक जो है वो फिर वर्क नहीं करेगा। आपको डाउनलोड करके ही रखना पड़ेगा अगर लेक्चर को देखना है तो। हाँ ये है, तो तुम शेयर कर देना एक बार, ठीक है, ग्रुप पे। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? डायनामिक्स मतलब फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपन ने काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा था पहले, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद फोर्स आया था। तो वैसे ही इसमें भी काइनेमेटिक्स पढ़ा, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर फोर्स आएगा। तो देखो, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, रेडियस आर मान लिया, इस पाथ पे अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एक चीज तो क्लियर है ना कि यार, इफ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ देन देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, है ना? एक एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स होना कंपलसरी होगा ही, और वो क्या होगा? एसी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर सेंटर के टुवर्ड्स एक्सेलरेशन है, इट मींस देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑन दैट पार्टिकल, है ना? देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टुवर्ड्स सेंटर। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं अपन? सेंट्रिपिटल फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स। तो क्या होता है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ circular motion, a force is acting on a particle, a force is acting on the particle towards center, towards center, which is known as centripetal force, centripetal force। उस फोर्स को क्या बोलते हैं अपन? सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू Fc की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको? Fc की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अपन? बेसिकली सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। Fc की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो जाएगी m इंटू ए सी। Fc की वैल्यू क्या हो जाएगी? m इंटू ए सी। अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है? तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, क्या क्या प्रोवाइड, कौन कौन सा फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है? तो या तो टेंशन होगा, या नॉर्मल रिएक्शन, या फ्रिक्शन, हाँ एक मिनट रुको ना, फ्रिक्शन, या फिर स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एटसेट्रा लिख दो। ग्रेविटेशनल फोर्स सब आएगा, सब समझ में आएगा कि कैसे फ्रिक्शन, कैसे नॉर्मल रिएक्शन, कैसे स्प्रिंग फोर्स, कैसे टेंशन, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सब आना है। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, सब कुछ आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने कोई स्टेटमेंट दे दिया है, सब एग्जाम्पल से समझेंगे कब कैसे टेंशन आ रहा है, कैसे ये आ रहा है, कैसे वो आ रहा है ना, एग्जाम्पल से समझेंगे।
चलिए नोट कर लो इसको। नोट डन। ठीक है, नोट करने। अभी देखो यहाँ, और AC की वैल्यू अपने को पहले से पता है, तो जो भी FC आएगा हमेशा FC नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या लिखेंगे, नेट फोर्स, गुड इवनिंग, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो हमेशा क्या आएगा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर FC, या FC नेट बोल दीजिए, ये आएगा M इंटू AC। और AC की वैल्यू अपने को पता है V²/R, या इसी को M ω²R लिख देंगे। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या लिखना है, M इंटू AC लिखना है। देखो अब ये बताओ कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो किसकी वजह से मूव कर रही होगी, इंटरनल फोर्स की वजह से तो कभी बॉडी मूव नहीं करेगी ना यार, ये ऐसा है। इंटरनल फोर्स की वजह से कभी बॉडी मूव करेगी क्या, नहीं मूव करेगी। मतलब ये कैसा फोर्स होगा, सेंट्रिपेटल फोर्स। कैसा फोर्स होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स। अब जैसे आप सेंट्रिपेटल फोर्स की बात करते हैं, वैसे ही जैसे अपन ने NLM में पढ़ा था, एक फोर्स होता था, एक होता था स्यूडो फोर्स, एक होता है रियल फोर्स, एक स्यूडो फोर्स। एक स्यूडो फोर्स कब आता था, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता था। तो यहाँ पे भी एक फोर्स आता है, उस फोर्स को भी अभी ही समझ लेते हैं अपन। तो एक आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। उसको ऐसे समझो। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है और ये एक स्ट्रिंग है। ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। ये पॉइंट फिक्स कर दिया, अब इसको भी वेलोसिटी दिया, तो ये कैसा, ऐसा सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा। तो सर्कुलर पाथ ऐसा होगा, अगर आप FBD बनाओगे, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, एक ऑब्जर्वर को यहीं पे रख दो, इसी पे बैठा दो, इसको B बोल दिया, इसको A, ठीक है। तो अब विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर A, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका FBD बनाओगे, तो FBD ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगा, ये ऐसा शो करोगे, यहाँ पे टेंशन T आएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये कौन सा प्लेन मान लेते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल सर्कल है ये, हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो ये किस प्लेन में मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। नहीं इसलिए बोला ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो mg इसका जैसे ऐसा, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल मान लीजिए ऐसा है, ये पार्टिकल यहाँ पे, ये स्ट्रिंग है, तो ये ऐसा मूव कर रहा है इसी प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो देखो mg डाउनवर्ड आएगा, नॉर्मल ऊपर आएगा, यस, है ना, mg इनटू द प्लेन। अगर ये मान लो ग्राउंड पे है, तो ये वाला फोर्स जो नॉर्मल ऊपर आएगा। अब सेंट्रिपेटल फोर्स किस साइड लगेगा, इसके टुवर्ड्स लगेगा, सेंट्रिपेटल फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स। तो ना तो mg काम आने वाला है, ना नॉर्मल,
ना तो mg का कोई रोल होगा ना नॉर्मल का ही कोई रोल होगा, है ना, उन दोनों का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे टेंशन किसके टुवर्ड्स, सेंटर के टुवर्ड्स है, और यहाँ पे मास m है, ठीक है, ये सेंटर के टुवर्ड्स है और इसका मास m है। तो अभी सेंटर के टुवर्ड्स एक ही फोर्स, सेंटर के टुवर्ड्स एक ही फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा है, टेंशन। सेंटर के टुवर्ड्स कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन। तो ये टी को आप क्या लिखोगे, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या लिखोगे, एफ सी नेट लिखोगे, m इंटू ए सी, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो सेंटर के टुवर्ड्स एक ही फोर्स टेंशन है, तो आपने लिख दिया इसको टी, आपने क्या लिख दिया इसको टी। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू ए सी। अगर इसका लेंथ l है, इसका लेंथ अगर l है, तो यही इसका रेडियस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, m इंटू वी स्क्वायर बाई एल। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे, टेंशन क्या हो गया, सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया, है ना। तो ये वैल्यू, ये कहाँ से अपन देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए मतलब कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। एक मिनट, फिर से समझ लेते हैं क्या है। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एक मास है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको वो कितने वेलोसिटी से, हाँ, उस कितने वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी है, या इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v है। ये कि कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। आगे से हॉरिजॉन्टल सर्कल को मैं ऐसा नहीं, ऐसा बनाऊंगा, यहाँ से ऐसा, साइड से दिखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये मान लिया टॉप व्यू है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसा है। ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक मास अटैच्ड है, तो ये ऐसा मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इस टाइप से। तो अगर आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ग्राउंड पे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो, ग्राउंड पे होकर, हाँ, ग्राउंड पे रहकर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कहाँ से, ग्राउंड से। तो ग्राउंड पे हो तो ग्राउंड कैसा फ्रेम हो जाएगा, सेकेंड पेज है ना ये। तो ग्राउंड कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, है ना। अपन बाय डेफिनेशन ये इनर्शियल फ्रेम नहीं होता है ग्राउंड, बट अपन अज्यूम करते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो ये कैसा फ्रेम हो गया, इनर्शियल फ्रेम। तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा कि ये पार्टिकल है, इस पे mg इनवर्स, हाँ लिख सकते, लिख सकते हैं आप। mg जो होगा वो इनटू द प्लेन नॉर्मल जो है आउटवर्ड्स होगा, टेंशन सेंटर के टुवर्ड्स है, और कोई फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स है नहीं। तो इसी फोर्स को क्या बोल रहे हैं अपन, जो सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स है उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। उसी फोर्स को क्या बोल रहे हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो एफ सी नेट मतलब नेट सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ दिस पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। तो m इंटू ए सी, m इंटू ए सी। तो सेंटर के टुवर्ड्स कौन सा फोर्स है यहाँ पे, टेंशन। तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए सी। ए सी क्या बोल सकते हैं, अगर इसकी वेलोसिटी v थी तो v स्क्वायर बाय एल, या इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती तो ओमेगा स्क्वायर एल, ओमेगा स्क्वायर एल। तो इस फोर्स को, ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स है, यही सेंट्रिपिटल फोर्स है यहाँ पे। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, फिर से समझो, ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, कहाँ पे ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पे। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए मतलब कौन से फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है। वो क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो ये ऑब्जर्व कर रहा होगा कि ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और इसका जो रेडियस है वो l है। तो ये अगर इसका एफबीडी ड्रॉ करेगा तो एफबीडी क्या होगा, तो ये आएगा, यहाँ पे टेंशन आएगा, और वो ये भी बोलेगा कि ये पार्टिकल, इस पार्टिकल का जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो ac है, और ac की वैल्यू v स्क्वायर बाई एल है, वो ये भी बोलेगा, है ना। वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि अगर ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसको क्या लगेगा कि इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, कितना है, ac है, और ac की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, l, तो v स्क्वायर बाई एल। तो वो ये फोर्स को सेंटर के टुवर्ड्स वो एक ही फोर्स को ऑब्जर्व करेगा, इस फोर्स को सेंटर के टुवर्ड्स वो एक ही फोर्स को ऑब्जर्व करेगा, इस फोर्स को। तो आप वो इक्वेशन क्या लिखेगा, नेट सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो क्या लिखेगा, नेट सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से नेट सेंट्रिपिटल फोर्स इसका T है, तो T इक्वल्स टू m इंटू ए सी, ए सी की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर बाई एल, v स्क्वायर बाई एल। आई बात समझ में, कुछ नोट कर लीजिए इसको। तो ये अभी किस फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगने वाला है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखते हैं उसको क्या आता है, पहले इतना नोट कर लीजिए आप।
कौन सा टेंजेंशियल फोर्स होगा, कहाँ से ऑब्जर्व करेगा वो? ये ऐसा है ना, ये ऐसा जा रहा है, कैसा टेंजेंशियल फोर्स कहाँ से आएगा? mg नीचे लगने वाला है ना? अगर ये इस सरफेस पे होगा, at कहाँ लिखा है कि at है, गिवन है क्या at? मैं बोल रहा हूँ v वेलोसिटी से जा रहा है, v की वैल्यू जो स्पीड इसकी क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, अगर कुछ इसका at होगा तो वो ऑब्जर्व करेगा, तो उसको लिखेंगे ft इक्वल्स टू m इंटू at, ft इक्वल्स टू m इंटू at। सब आएगा, एक बार पहले आप नोट करिए, समझिए क्या चल रहा है यहाँ पे अभी, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। हाँ, हॉरिजॉन्टल देखो, ये कैसा मोशन है, सबसे पहले ये समझो, ये मोशन कैसा होगा, 2D मोशन। 2D मोशन हमेशा एक प्लेन में होगा। 2D मोशन हमेशा एक क्या होगा, प्लेन में होगा। कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो हो नहीं सकता है, तो जब भी मोशन होगा ऐसा होगा, ऐसा मतलब एक प्लेन। देखो इस ऑब्जर्वर इस ये ऑब्जर्वर कहाँ पे है, इसी पे है। क्या ऑब्जर्वर इसी पे है, तो विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी क्या आएगा उसको समझ लेते हैं। विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अब ये बताओ, ये ऑब्जर्वर बी यहाँ पे है, अब ये रोटेट कर रहा है, तो क्या ये उसी फ्रेम में है ना जिस फ्रेम में ये पार्टिकल है, तो क्या इस पार्टिकल का ये एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर, ये इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर पाएगा? तुम बस में हो, बस एक्सेलरेट कर रहा है, तुम बस के एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व कर पाओगे? अरे नहीं ना, तुमको तो ये लगेगा कि बिल्डिंग एक्सेलरेट कर रही है, जो साइड वाली बिल्डिंग होगी वो एक्सेलरेट कर रही है। हो सकता है फिर, नहीं हो सकता है वैसा, वो नहीं, वो हो सकता है, ये वाला कभी कभी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट देख लो यार, समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ से, अब ये इसी फ्रेम में है, इसी पे है, तो इसको ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, तो इसके रेस्पेक्ट में एफबीडी ऑफ ब्लॉक कितना जाएगा, एफबीडी ऑफ ब्लॉक की बात करोगे, एफबीडी ऑफ ब्लॉक या पार्टिकल जो भी है, आप क्या लिखोगे, ये ऐसा है, आप यहाँ पे टेंशन दिखाओगे, इससे टेंशन लग रहा है, आप एसी पे हो, तो ये एसी ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, एसी की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट आप टेंशन ऑब्जर्व करोगे। तो अब ये बताओ, और ये फ्रेम कैसा है, ये जो फ्रेम है नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना? यस, नॉन इनर्शियल फ्रेम, समझिए यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब देखो, ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्वर बी जो है वो इसका एक्सेलरेशन 0 बोल रहा है, बट इसमें फोर्स भी शो कर रहा है। तो अब ये बताओ, ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स एक्ट कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन 0 है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ जो वैलिड वैलिड नहीं होता है। अब नहीं लिख सकते नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस फोर्स को कहीं ना कहीं कोई तो बैलेंस कर रहा होगा ना यार। तो क्या करेगा वो, एक स्यूडो फोर्स लगा देगा। स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है इसका, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। स्यूडो फोर्स हमेशा क्या लगता है, ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ पार्ट, है ना, फ्रेम।
तो अब इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, तो इसी सूडो फोर्स को बोलते हैं FCF। यही क्या है, यही ये सूडो फोर्स है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो m इंटू ए, AC बोल दी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर या mv स्क्वायर बाई एल। तो यही फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, सूडो फोर्स। इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब देखो, एक बार आपने क्या किया, इसका एक्सेलरेशन 0 मान रहा है वो, और टी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, mv स्क्वायर बाई, हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट फिर से समझिए। देखो ये बी ऑब्जर्व करेगा, तो बी एक्सेलरेशन इसका क्या ऑब्जर्व करेगा, 0। क्यों ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि बी ये इसी पे है बी, तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0। बट ये इसका एफबीडी ड्रॉ करेगा तो इस साइड तो एक टेंशन आएगा ना, इस साइड एक टेंशन आएगा। तो अब इस पे इसका एक्सेलरेशन 0 है, बट इस पे एक टेंशन भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि इस पे नेट फोर्स है, टेंशन है मतलब टेंशन की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो टेंशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इसकी कुछ वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है और एक्सेलरेशन 0 है। तो पॉसिबल है क्या कि किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 नहीं है और उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब इस फोर्स को अगर एक्सेलरेशन 0 ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स जो होगा जो बैलेंस कर रहा होगा, तो बैलेंस करने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन इसका अगर देखते आप तो इस डायरेक्शन में था, इनर्शियल फ्रेम से देखते तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, तो इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, सूडो फोर्स। और एफसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर एल या mv स्क्वायर बाई एल, है ना। आपको ये लिख देना है बस, m ओमेगा स्क्वायर एल mv स्क्वायर बाई एल। तो अब इसका एक्सेलरेशन ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, 0। तो एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो एफ नेट इज मास इनटू 0। ये तो 0 ऑब्जर्व कर रहा है, तो नेट फोर्स 0 ऑब्जर्व करेगा ये, तो ये 0 ऑब्जर्व करेगा, मतलब टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, FCF के इक्वल हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी FCF, और FCF है कितना आपका, FCF है m ओमेगा स्क्वायर एल या mv स्क्वायर बाय एल। तो देखो इनर्शियल फ्रेम में जब आप यहां से सॉल्व कर रहे थे इनर्शियल फ्रेम में, तो भी आंसर यही आया था, नॉन इनर्शियल से भी आंसर यही आता है, दोनों से आंसर पहले भी सेम आता था जब अपन ने एनएलएम में पढ़ा, दोनों से आंसर सेम आता है। लेकिन इसका सिर्फ फायदा क्या होता है इस सूडो फोर्स का, कि जैसे आप सूडो फोर्स लगाओगे ना, तो इस पे आपको नेट फोर्स 0 करना है। तो नेट फोर्स अगर 0 है पार्टिकल पे, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा इजी है ना, उसको सॉल्व करना ज्यादा इजी है कि फोर्स को 0 कर दिया, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो नेट फोर्स को 0 करेंगे, कब करेंगे, जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दोगे तब, जब आप क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दोगे तब। तो हमेशा क्या करना है कि अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देना और नेट फोर्स को 0 कर देना। या दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाया है, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन कर देना, है ना, उसको क्या कर देना, मास इनटू एक्सेलरेशन कर देना, तो आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ वर्चुअल फोर्स, है ना, वर्चुअल फोर्स। इट एक्ट्स, नहीं FC के इक्वल नहीं है, फिर से ध्यान दो, हाँ ऐसा समझो, डायरेक्ट हमेशा FC नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि FC लिख दिया, जैसे मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। हमेशा क्या करना है आपको कि एक बार फोर्स लगा देंगे FCF, mv स्क्वायर बाय एल लिख देंगे, ये आपको ये बोलना है कि FCF की वैल्यू mv स्क्वायर बाय आर होगी या m ओमेगा स्क्वायर आर होगी, ये बोलना है बस। बताता हूँ एक दो ऐसे ही एग्जांपल लेके। तो it acts in it acts away from the center, है ना, away from the center, सेंटर से अवे लगता है। it acts, नहीं देखो
नहीं नहीं नहीं, गलत, रॉन्ग हो जाएगा, बताता होगा तो इट एक्ट्स इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसको नोट कर लीजिए, एक मिनट समझ लो कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स क्यों नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स का पहला कंडीशन होता है, क्या होता है कि वो कैसा फोर्स होगा, देखो, हाँ, फिर वो तो डिपेंड करेगा ना एक्सेलरेशन पे। नहीं, रियल फोर्स तो होना ही है, ये तो है ही, रियल फोर्स तो होगा ही। एक चीज और आपको क्या बताया था कि हमेशा क्या होता है कि जब भी एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है तो वो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, पहला कंडीशन यही था, है ना, इट एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो इसका मतलब, बट ये फोर्स देखो, ये इसी पे लग रहा है, ये फोर्स भी इसी पे लग रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स नहीं होगा, है ना। इतना नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर समझ में आएगा, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो दोनों से, अगर आप दोनों फ्रेम से, इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करें या नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करें, आंसर वही आएगा। इनर्शियल फ्रेम में नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देना है अवे फ्रॉम सेंटर, और नेट फोर्स को जीरो कर देना है, नेट फोर्स को जीरो कर देना है, बस। नोट कर लीजिए। डन। देखिए यहाँ से कुछ कुछ समझ लेते हैं। मान लो कि ये ब्लॉक है, इसका सेंटर यहाँ पे, ये ऐसा सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ऐसा इसलिए ड्रॉ कर, हॉरिजॉन्टल, अभी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ही पढ़ रहे हैं अपन, है ना। एक आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो वर्क पावर एनर्जी के लास्ट में पढ़ेंगे। तो ऐसा है, अब सपोज यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, यहाँ पे कोई पहले से एक फोर्स लग रहा है F1, और इस साइड एक और फोर्स लग रहा है F2। तो आप क्या लिखोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, इनर्शियल फ्रेम से करते तो ऐसे लिखते, सेंटर के टुवर्ड्स नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, तो F2 प्लस टी माइनस F1, ये दोनों सेंटर के टुवर्ड्स से प्लस हो गया, ये सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू क्या लिखोगे, m इंटू ए सी, m इंटू ए सी। तो ऐसे एफ सी नेट इक्वल्स टू m इंटू ए सी, तो यही आ जाएगा। तो यही, अब अगर v वेलोसिटी से या ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है तो आप ऐसे लिख दोगे, F2 प्लस टी माइनस F1 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर। या दूसरा केस क्या हो सकता था इसका, यहाँ पे ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2, और यहाँ पे टेंशन लग रहा है, और यहाँ पे F1 लग रहा है। अब क्या करो, इसी फ्रेम यहीं पे बैठ जाओ, तो आप क्या लगाओगे, इस साइड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दोगे, FCF इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर आर। अब m इंटू ए सी नहीं लिखना है, हमेशा m ओमेगा स्क्वायर आर या mb स्क्वायर बाय आर। अब जैसे आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, जैसे आपने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, तो इस पे अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, F2 प्लस टी माइनस F1 माइनस FCF इक्वल्स टू जीरो।
तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 प्लस टी माइनस F1 इक्वल्स टू FCF। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका F2 प्लस टी माइनस F1 इक्वल्स टू M ओमेगा स्क्वायर R। तो यहाँ से भी वही है, यहाँ से भी वही है। तो या तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो, या विदाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के करोगे तो M इंटू AC लिखना पड़ेगा, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया तो एक्सेलरेशन लिखने की जरूरत नहीं, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। अब देखते कि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। डन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ नोट कर लो इसको। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हाँ अभी हॉरिजॉन्टल है, अभी कैसा सर्कुलर मोशन चल रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल अलग ही आएगा। तो आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। ये प्लेन जो होगा वो कैसा होगा, ऐसे साइड में लिख लेना कहीं पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन ही होना है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन है अभी, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो फर्स्ट स्टेप नोट कर लो, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ सेकेंड थर्ड। हाँ वो सब आएगा, वर्टिकल में देखेंगे क्या आएगा, वो अलग ही पार्ट है इसका, उसको डिस्कस करेंगे बाद में अपन वर्क पावर एनर्जी के लास्ट में, क्योंकि वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, इसीलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे। फर्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है आपका, लोकेट द सेंटर एंड फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, या कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल। लोकेट द सेंटर एंड कैलकुलेट या फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, ड्रॉ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्थ स्टेप, resolve resolve forces only and always along these three directions, these three directions. First is
किस किस डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसको किस 3 डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, तो वो देख लेते हैं। इन द प्लेन अलोंग रेडियल डायरेक्शन, रेडियल रेडियल डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स रेडियस या अवे फ्रॉम द रेडियस, रेडियल डायरेक्शन। सेकंड, इन द प्लेन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, प्लेन अलोंग। अगर कंपोनेंट रिजॉल्व हो रहा है इस डायरेक्शन में तभी रिजॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं भी रिजॉल्व हो रहा है तो भी रिजॉल्व कर दिया। जैसे अगर मान लीजिए ये y डायरेक्शन में, आपको सपोज y x है, आपको रिजॉल्व करना फोर्स को x y डायरेक्शन में, ऑलरेडी फोर्स y डायरेक्शन में, तो इस फोर्स को x डायरेक्शन में रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे ना यार। तो ऐसा नहीं, सर ने तो बताया कि 3 डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, जिस डायरेक्शन में रिजॉल्व हो रहा है उसी डायरेक्शन में। इन द प्लेन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन। सी, perpendicular to the plane of circular motion, perpendicular to the plane of सर्कुलर मोशन। अगर हो रहा है तो सही है ना। अब इस तीन, ये जो 3 पॉइंट्स है ABC, इसको पहले समझ लो। जैसे यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे अभी था, अभी 2 डायरेक्शन आएगा, यहाँ पे इसका सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा हो रहा था, तो यहाँ पे एक टेंशन आ रहा था इस डायरेक्शन में। दूसरा एक mg था, अगर ये इस पे होता, इस सरफेस पे होता तो नॉर्मल भी लगता। तो देखो mg और नॉर्मल जो है, ये सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है, ये प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg और नॉर्मल जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये वाला आ जाएगा, ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में था, इसको रिजॉल्व। दूसरा फोर्स टेंशन जो है ये ये वाला है, रेडियल डायरेक्शन में, कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं था, कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं था। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये ऐसा है, इसका सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, ये ऐसा है। सपोज इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, मान लिया ये F है, ये एंगल थीटा है, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा F cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसके टेंजेंशियल पाथ के अलोंग आएगा, है ना। इसी प्लेन में ये फोर्स है, ये इसी प्लेन में है, ऐसा है, ये ऐसा है। अब मान लो इसका जो पाथ है, इसी में यहाँ पे बना देता हूँ, ये ऐसा, इसको ऐसे समझिए, ये ऐसा है, टॉप व्यू है ये टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू देखेंगे तो ऐसा सर्कल दिखेगा, तो ये पार्टिकल था, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था F, ये थीटा एंगल पे, तो एक कंपोनेंट F cos थीटा होता और एक कंपोनेंट F sin थीटा होता। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट नहीं आ रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट नहीं आ रहा है, तो एक आया क्या, रेडियल कंपोनेंट, दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो जिसमें जितना कंपोनेंट आएगा वही कंपोनेंट लिखना है। तो फिफ्थ में क्या आ जाएगा, अगर आप इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाएंगे, है ना। तो अब आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, FC नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल्स टू M into AC एंड FT नेट इक्वल्स टू M into AT। अगर सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो AT की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस केस में FT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई बात समझ में। या अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर वुड बी 0, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दीजिए, सेंटर टुवर्ड्स नेट फोर्स 0 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये पॉइंट है, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। सेकंड, उसके सेंटर को आइडेंटिफाई करना है और रेडियस फाइंड करना है। थर्ड, FBD ड्रॉ करेंगे आप, मतलब जो फोर्स लग रहा है उसको शो करना है। उसके बाद उस फोर्स को किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, तो इन द प्लेन अलोंग रेडियल डायरेक्शन, इन द प्लेन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। अब नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर को M into AC, या ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स को M into AC लिख दिया, ये कब होगा, इनर्शियल फ्रेम से। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर नेट फोर्स को 0 कर देंगे, एंड FT की वैल्यू तो M into AT होगी। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो AT की वैल्यू 0 हो जाएगी,
तो Ft की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए इस पॉइंट। यस, एक बार नोट करने दो सबको। यस, हाँ, सूडो फोर्स को ऐड करने के बाद होगा नेट फोर्स 0। क्या बोला? जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आ रहा है तो आप नेट सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन, एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर टेंजेंशियल फोर्स जो नेट आएगा तो एफ टी नेट क्या हो जाएगा? एम इंटू ए टी, एम इंटू ए टी। अगर आप सूडो फोर्स यूज कर रहे हैं, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर वुड बी 0। उस केस में पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देना पड़ेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अवे लगेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एफ टी 0 हो जाएगा, एफ टी 0 हो जाएगा। नहीं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में सूडो फोर्स नहीं होगा। सूडो फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना? तो आपकी जिस फ्रेम में बैठे हो, तो आप टेंजेंशियल फोर्स इसके बारे में बोल रहे हो? नहीं, तो उसमें अगर सूडो फोर्स होगा तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बोलेंगे। जैसे क्या है, यहाँ पे बैठ गए तो यही वाला एक्सेलरेशन नहीं, इसका ये वाला एक्सेलरेशन भी इसको नहीं दिखाई देगा, ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा ये वाला एक्सेलरेशन। तो उस केस में इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, बट उस सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बोलेंगे, नॉर्मल सा सूडो फोर्स हो जाएगा जो पहले पढ़ा था। नॉर्मल सा सूडो फोर्स हो जाएगा जो पहले पढ़ा था। लेकिन ये कब होगा? जब एटी की वैल्यू नॉन जीरो होगी तभी होगा। लेकिन ये वाला, ये तो हर केस में आएगा, है ना? ये तो हर केस में आएगा। यस, सेंट्रीफ्यूगल इज ऑपोजिट टू एसी, अवे फ्रॉम सेंटर, ऐसे याद रखना, अवे फ्रॉम सेंटर। डन। हम देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो फिर समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक रॉड है और एक स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया ऐसा, और ये रॉड रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ओमेगा को मैं मान लेता हूँ 5 रेडियन पर सेकेंड, और इस आर की वैल्यू 2 मीटर है, और इसका मास जो है वो 10 kg है, 5 kg मान लेते हैं, मास 5 kg। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसका सर्कुलर पाथ ऐसा होगा, है ना? ये ऐसा है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगी हुई है और यहाँ पे मास, ये ओमेगा से रोटेट करेगा तो ये वाला ऐसा सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा, ये वाला सेंटर हो जाएगा। तो यही आइडेंटिफाई कर लिया आपने, इसका प्लेन आइडेंटिफाई कर लिया। कैसा है प्लेन? हॉरिजॉन्टल है। सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे है। रेडियस गिवन है 2 मीटर। तो फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन। तो 2D हमेशा सर्कुलर मोशन 2D ही होगा, है ना? तो आपको वो हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन देखना है, 2D हमेशा होगा। तो फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में का जब तक कुछ गिवन नहीं है तो ये कैसा स्ट्रिंग होगा? मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल।
तो आपको क्या बताना है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा वो बताना है। ठीक है, सॉल्व करो एक बार, देखो कितना आ रहा है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, मास भी हो सकता है। पहले भी कोई क्वेश्चन किया है कि एक रोप है जिसका कुछ मास है, तो एक्स डिस्टेंस पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पे, तो है ना, सॉल्व किया हुआ है। 100 न्यूटन आ रहा है, 250 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो एफ बी डी ऑफ 5 kg। तो देखो यहाँ से एफ बी डी ऐसी आएगी, इसका हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसा है, तो इस साइड एक टेंशन आ रहा है और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में है नहीं। एक एक होगा, ये अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी होगा, है ना, बस उससे अपने को मतलब नहीं है। सपोर्ट इस यहाँ पे जो सपोर्ट लगा रहा होगा फोर्स, वो उसको बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ पे टेंशन सेंटर के टुवर्ड्स है। अब या तो आप एक्सेलरेशन लगा दो या यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, पहले एफ सी की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू ए सी, और सेंटर के टुवर्ड्स एक ही फोर्स टी है सिर्फ। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो मास कितना है 5, ओमेगा कितना है 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये 10 इंटू 25, आंसर 250 न्यूटन। 250 न्यूटन। तो क्या किया, नेट सेंट्रिपिटल फोर्स फाइंड कर लिया था, एफ सी इक्वल्स टू। यस, अगर आप कोई ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, अल्टरनेटिवली अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टेंशन टी आएगा, इस साइड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो इस केस में टी माइनस एफ सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। तो यही 5 इंटू ये 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये भी 250 न्यूटन आएगा। इसका फायदा ये है कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नेट फोर्स को जीरो करना ज्यादा इजी है, नेट फोर्स को जीरो करना ज्यादा सिंपल है। ठीक है, डन, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रॉड है, यहाँ पे एक मास है और एक मास यहाँ पे, ये मान लीजिए 2 kg है और ये 3 kg है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस 3 मीटर है। इस वाल स्ट्रिंग मासलेस है, ये ओमेगा 5 रेडियन, 5 रेडियन पर सेकेंड है। ये वाला जो ये वाला स्ट्रिंग मासलेस है और ये वाली स्ट्रिंग भी मासलेस है, इसमें टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा था, इसका सर्कुलर पाथ ऐसा आएगा, इसका सर्कुलर पाथ ऐसा आएगा। एक बार इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे, एक बार इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो आंसर आएगा। ड्रॉ कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। T1 250 आ रहा है, देख लेते हैं कितना आता है।
T2 375 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक यहाँ पे मास है और एक यहाँ पे मास है, ये 2 kg है और ये 3 kg है। तो सबसे पहले इसका जो सर्कुलर मोशन होगा, ये कुछ ऐसा पाथ होगा और इसका कुछ ऐसा होगा। तो एफबीडी अगर ड्रॉ करेंगे 2 kg का, एफबीडी ऑफ 2 kg, तो यहाँ पे टेंशन T1 आएगा और यहाँ पे टेंशन T2 होएगा और इसका सर्कुलर पाथ इस साइड है। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इसका इस साइड होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू 2। तो ये जाएगा 25 इंटू 2, 100 हो जाएगा, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके टूवर्ड्स। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2, ऐसे लिखो, FC इक्वल्स टू M इंटू AC। और FC की वैल्यू क्या है, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू मास कितना है इसका 2 kg, AC है 100। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 200, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 नोट कर लो इतना पहले। फिफ्टी आ रहा है, यस। 25 इंटू 2 ना, यस यस, 50 आएगा, करेक्ट। ये 50 हो जाएगा, तो ये 100 हो गया, करेक्ट करेक्ट, 100 हो जाएगा, सही है। देख लेते हैं ना अभी कितना आएगा। ये एफबीडी ऑफ 2 kg हो गया, एफबीडी ऑफ 2 kg। देखो एफबीडी ऑफ 3 kg कितना होएगा, एफबीडी ऑफ 3 kg, तो 3 kg यहाँ पे है, इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में T2 है और इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा है यहाँ। इसी इसका ये जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 5, है ना, 2 इंटू 3 तो 5 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 25 इंटू 5 मतलब 125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है T2 और इसका मास जो दिया हुआ है वो 3 kg है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, M इंटू ए सी हो जाता है। तो आप एफ सी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से T2 आएगा सिर्फ, मास 3 है और ए सी की वैल्यू 125 है। तो यहाँ से T2 आ गया आपका 375 न्यूटन, है ना। अब फ्रॉम वन, तो वन से क्या आता, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 375, तो ये 475 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। हाँ, T1 ग्रेटर होगा ही, T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। नहीं तो फिर अगर T1 ग्रेटर नहीं होगा ना, खुद से समझो ना, अगर T1 ग्रेटर नहीं होगा, ये ग्रेटर होगा, तो ये तो बाहर चला जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगी स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन था आपका 5, 2 3 2 kg 3 kg, 2 kg 3 kg। ये है, नोट कर लीजिए इसको।
यस, डन। अब देखो यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, समझ। ये क्या है, ये एक डिस्क है, ये एक ऐसा डिस्क है, ये टर्न टेबल बोल दो, तो ये ऐसा डिस्क है। ये डिस्क जो है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे इस डिस्क के यहाँ पे एक मास रख दिया m, ऐसे ही रेस्ट में है। और ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, ये मान लीजिए r गिवन, और ये डिस्क और इस मास के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो वो म्यू है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन है, वो म्यू है, म्यू। तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, find the maximum value of omega, find the maximum value of omega so that particle remains at rest with respect to disk। डिस्क के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहेगा, मतलब डिस्क पे ये मोशन कर ही नहीं रहा है। डिस्क जैसे रोटेट हो रहा है, ये भी वैसे ही रोटेट हो रहा है। नॉर्मली क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कुछ रख दो ऐसा, इसको रोटेट कराओगे, तो इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की होगी, है ना। तो अगर देखो ऐसे रोटेट करा रहे हैं, नहीं कनेक्टेड नहीं, कुछ नहीं है, ये कोई ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, ये रेडियस है ना, इसलिए मैंने इसको आर लिख दिया है। ये डिस्क है, ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसा जैसे ये डिस्क है, मान लो एक प्लेट है, ऐसे रख दिया और इसको रोटेट करा रहे हैं, ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं। फिर भी अगर ये बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस पे एक फोर्स तो लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप यहीं पे रख रहे हो, यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में ये बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो अरे उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर के टुवर्ड्स कोई फोर्स लग रहा होगा, वही बैलेंस कर रहा होगा इसके सेंट्रीफ्यूगल को। तो सेंटर के टुवर्ड्स कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की होगी, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन। अब ये जो एफ एस यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस फ्रिक्शन से स्मॉल या उसके इक्वल होगा, स्मॉल और आर इक्वल होगा, तब ये बाहर नहीं जाएगा, है ना। नोट कर लो एक बार, हाँ कुछ ऐसा ही आना चाहिए, देख लेते कितना है। ऑब्जेक्ट इसके रेस्पेक्ट में, अगर आप यहां से देखोगे, ग्राउंड से देखोगे, तो आपको लगेगा ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ऐसा ऐसा मूव कर रहा है ना, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, तो इसके साथ ये भी रोटेट कर रहा है अगर आप ग्राउंड से देखोगे। बट यहीं पे बैठ जाओगे तो आपको लगेगा रेस्ट में है, क्योंकि जितने से ये रोटेट करेगा उतने से ये ओमेगा है, इसी ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड, है ना। तो अगर आप ग्राउंड से देखोगे यहाँ से, तो आपको लगेगा कि ये सर्कुलर पाथ पे ऐसा मूव कर रहा है, लेकिन यहीं पे बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि मोशन ही नहीं कर रहा है ना। क्वेश्चन नोट कर लिया। तो अगर एफ बी डी ड्रॉ करेंगे इसको, एफ बी डी क्या आएगा, एफ बी डी ऑफ पार्टिकल, देख लेते क्या आता है।
तो यहां से कुछ ये ऐसा है, इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा, यही सेंटर है, इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा है। तो अब इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ सी एफ, उसकी वैल्यू कितनी होगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो अब देखो ये बाहर कब नहीं जाएगा, ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में कब होगा, पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू वेज ए विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, कब होगा, व्हेन Fs max is greater than equal to FCF. Remains at rest with respect to disk. या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो, पार्टिकल विल नॉट स्किड आउट, है ना, पार्टिकल विल नॉट स्किड आउट, बाहर नहीं जा पाएगा। कब नहीं जा पाएगा, जब Fs max is greater than equal to FCF, इसकी वैल्यू इसके इक्वल या इससे ग्रेटर होगी, तब तक ये बाहर नहीं जाएगा। Fs max क्या होगा, म्यू इनटू n इज ग्रेटर देन FCF। तो म्यू n की वैल्यू कितनी होगी, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब इनवर्ड्स, यहाँ पे इनवर्ड्स mg लगाएगा, परपेंडिकुलर होगा तो ये mg के इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये m ओमेगा स्क्वायर r। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू g बाय r इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू g बाय r हो जाएगा, है ना। हेंस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर म्यू g बाय r। तो ओमेगा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ओमेगा इसके इक्वल होगा या इससे स्मॉलर होगा, तो ओमेगा मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट म्यू जी बाय आर, अंडर रूट म्यू जी बाय आर। तो जिसका ये आंसर आया है वो करेक्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसकी टेंडेंसी अगर यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे रख दिया है ऐसा, इसको रोटेट करा रहे हैं, इसको रोटेट करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, आप यहीं से देख रहे हो, इसके रेस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहा, आप यहीं से देख रहे हो, तो आप क्या लगाओगे, क्योंकि रोटेट कर रहा है मतलब इसका एक्सेलरेशन तो होगा सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, है ना, बट आप यहीं पे हो, तो आपको अब क्या लगाओगे, इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसको बाहर जाना चाहिए, बट ये बाहर नहीं जा रहा है, मतलब उस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा है इस डायरेक्शन में, सेंटर के टुवर्ड्स। तो वो कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन होगा। वो कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन होगा। तो अगर इस फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ग्रेटर होगी या इसके इक्वल होगी, तब तक ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में ही रहेगा ये पार्टिकल, है ना। तो वही है, पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एच डिस्क। हाँ वैसा मान सकते हैं, बट वैसे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रेस्ट में रहेगा, तो आपको ये समझना है ना, समझो पहले इस क्वेश्चन को। अगर नहीं भी दिया होता है ना, क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट ब्लॉक विल नॉट स्किड आउट, सो दैट पार्टिकल विल नॉट स्किड आउट, तो उस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लगाते। अब बोलोगे सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगाया, तो सबसे पहले ये समझो कि ये ब्लॉक अगर यहाँ पे है, ये ब्लॉक यहाँ पे है, इसको रोटेट कराओगे, तो अगर ये बाहर जाएगा तो किस फोर्स की वजह से बाहर जा सकता है, इसी फोर्स की वजह से जा सकता है बाहर, है ना। अगर ये बाहर जाएगा तो ये किस, एफसीएफ की वजह से जाएगा, तो एफसीएफ तो लगाना पड़ेगा ना आपको, यही इसका कॉज है। अरे तो ये किसने बोल दिया कि जब यही इसी साइड फोर्स लगेगा तभी ये फोर्स लगेगा, ऐसा मैंने कब बोला है कि जब इस साइड फोर्स लगेगा तभी, अरे इसकी टेंडेंसी, फ्रिक्शन कब लगता है समझो, फ्रिक्शन कब लगेगा, जब इस ब्लॉक की टेंडेंसी कहीं मोशन की आएगी तब तो फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे ही रखा हुआ है, फ्रिक्शन लगेगा इस पे, जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तभी फ्रिक्शन आएगा ना। अरे फ्रिक्शन कब लगता है,
जब ब्लॉक की टेंडेंसी होगी मोशन की, तो जैसे ये ब्लॉक पे फोर्स लगा, जैसे ये ब्लॉक पे फोर्स लगा FCF, वैसे ही फ्रिक्शन आ जाएगा, वैसे ही फ्रिक्शन आ जाएगा। इस ब्लॉक पे रख दो ना यार, ऐसा ग्राउंड है, अभी बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू है, बट एक्ट करेगा क्या अगर यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है? तो F की वैल्यू 0 है, तो फ्रिक्शन 0 होगा ना। बट फोर्स की वैल्यू को आप 10 न्यूटन कर दो, फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर दिया ना। 1 न्यूटन कर दो, फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो सेम वही केस है ना, ऐसा रखा हुआ है ये। जैसे आप रोटेट कराओगे, जैसे आप रोटेट कराओगे ऐसा, तो जैसे आपने रोटेट कराया तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया, तो जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। फ्रिक्शन यूं ही एक्ट थोड़ी करता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा की कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा की इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ऐसा है, ये रॉड है, नहीं कुछ गिवन नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स पहले से कुछ गिवन नहीं है, ये ऐसा है ना। अब यहां से ये, एक मिनट, ये ड्रॉ कर लिया तो तुम कुछ और समझ जाओगे। ऐसा है, ऐसा मान लो, ठीक है। ये ब्लॉक है और इसको मैंने क्या किया, ये रॉड है, इससे कनेक्ट कर दिया ऐसा। ये रॉड है, ये रॉड है और ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास मान लेते 5 kg। कनेक्ट कर दिया, ये वाली स्ट्रिंग है और इसको इस साइड भी कनेक्ट कर दिया, ये भी स्ट्रिंग है। और ये क्या है, रॉड है, ये रॉड है। और ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से 5 रेडियन पर सेकेंड से, 5 रेडियन पर सेकेंड। इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है, इस स्ट्रिंग का लेंथ है ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 मान लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ऐसा ही डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये रॉड है ऐसा, तो जैसे ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये रॉड ऐसा है, यहाँ से एक स्ट्रिंग लगी हुई है, यहाँ से स्ट्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे एक मास है, तो वो मास कैसा करेगा, ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। तो कैसा प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया, इसका सेंटर यहाँ पे आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड, कैसा सर्कल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है। ये रॉड कैसा है, वर्टिकल है, ये रॉड कैसा है, वर्टिकल है ना, वर्टिकल रॉड। कैसे भी सॉल्व करो, आंसर तो वही आना है ना, आप कैसे भी सॉल्व करो, आंसर में कोई चेंज होगा क्या?
आंसर चेंज नहीं होगा, वही आएगा कैसे भी सॉल्व करो। नहीं, ये मुझे थोड़ी पता है कि T1 की वैल्यू T2 के इक्वल है, वो तो सॉल्व करने से समझ में आएगा ना। मुझे तो नहीं दिख रहा है कि T1 की वैल्यू T2 के इक्वल होगी। FBD ड्रॉ करो, फिर समझ में आएगा T1 की वैल्यू किसके इक्वल है। T1 इक्वल्स टू कितना है, 625। दोनों का आ रहा है 625, मतलब सही हो सकता है। T1 इक्वल्स टू टी ना, ये तो रॉन्ग हो गया, दोनों की वैल्यू सेम तो नहीं होगी। देख लेते, FBD बना लेते हैं। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 मीटर हो जाएगा, है ना। अब ये 3 है, ये 5 है, तो ये वाला एंगल कितना, 53 डिग्री। ये एंगल भी कितना, 53 डिग्री। तो FBD बना लो इसका। तो एफ बी डी ऑफ 5 kg पार्टिकल, इसका FBD ऐसा है। यहाँ पे सर्कुलर पाथ ऐसा है। तो देखो यहाँ से mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इसका 50 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में T1 है, तो इसका एक कंपोनेंट सेंटर के टुवर्ड्स, है ना। अब खुद से बताओ कि इसका जब भी आप रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट सेंटर के टुवर्ड्स आएगा और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा, वर्टिकल होगा दूसरा कंपोनेंट। क्योंकि ये ऐसा है तो ये जो स्ट्रिंग है ऐसी है, ये स्ट्रिंग ऐसी है, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड फोर्स का और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आया। तो अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक और है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स है T2, और ये भी कितने पे, 53 डिग्री पे। तो एक कंपोनेंट इसका आएगा T1 cos 53 प्लस T2 cos 53, और एक कंपोनेंट इस साइड T1 sin 53, और इस साइड T2 sin 53। तो इस वाले फोर्स को ये दोनों फोर्स बैलेंस करेगा, इस वाले फोर्स को ये दोनों फोर्स बैलेंस करेगा, इस डायरेक्शन में इसका मोशन थोड़ी है। और सेंटर के टुवर्ड्स ये फोर्स है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के इक्वल। हाँ, तो यहाँ से अभी क्या दिख रहा है, T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। कुछ नहीं है, FBD ड्रॉ किया, पहले आइडेंटिफाई किया सर्कुलर मोशन, FBD ड्रॉ किया, नोट कर लो इतना पहले, हो गया क्वेश्चन खत्म, इतना ड्रॉ किया क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। देख लेते कितना है। नहीं नहीं, स्ट्रिंग सिर्फ क्या है, अभी देखो, स्ट्रिंग ये है और ये है, लिखा हुआ है कि ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, ये लिखा कि ये स्ट्रिंग है, खुद से नहीं अज्यूम कर लेना है कुछ भी।
तो यहाँ से क्या आएगा आपका, तो यहाँ से देखिए T1 साइन 53 इक्वल्स टू 50 प्लस T2 साइन 53। इसको इस साइड हिलाइए T2 वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा 4T1/5 माइनस 4T2/5 इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से आ जाएगा T1 माइनस T2 और ये 5/4 कॉमन ले लो, तो इस साइड आएगा 5 इंटू 50/4। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, तो 250/4 ये कितना आएगा यार, 62.5। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू आ गई आपको 62.5, इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकेंड, एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू ए सी। एफ सी कितना है आपका, T2 cos 53 प्लस T1 cos 53 इक्वल्स टू m इंटू ए सी ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से T2 प्लस T1 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, 5 ओमेगा की वैल्यू 25 और आर है 3, तो ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 625, इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर दो ना, 1 प्लस 2, तो ये माइनस टी प्लस टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5, ये 7 8 6। तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आई, तो 3 4 3 7 5, इतना न्यूटन हो जाएगा T1। एंड T2 कितना आ जाएगा, T2 इक्वल्स टू 625 माइनस T1, तो 625 माइनस 343.75, तो 0.25 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो इतना न्यूटन हो जाएगा, इतना न्यूटन। नोट कर लीजिए इसको। 280 आ रहा है क्या, 281, 281 ही आएगा, करेक्ट, 281। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा दिया, अ पार्टिकल describes a horizontal circle on the smooth, एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन देख लो क्या है।
यहाँ पे क्या बोला, a particle describes horizontal circle on a smooth surface of an inverted cone. Height of the plane of the circle above the vertex is 40 centimeter. Calculate the speed of particle. Constant speed of particle. मतलब कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा फिर पार्टिकल का. कांस्टेंट स्पीड बोला है. एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये कैसा होगा. इन्वर्टेड कौन है, ऐसा रहा होगा, है ना. मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे, तो ये वाली जो हाइट है ये h, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यही दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर. और इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा रहा होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर, ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा होगा इस पे, है ना. इसका सेंटर यहाँ पे रहा होगा और इसका कुछ रेडियस रहा होगा. रेडियस को कुछ मान लीजिए r, रेडियस गिवन नहीं है, अज्यूम करना पड़ेगा r. यही पार्टिकल है, मूव कर रहा है ऐसा सर्कुलर. नोट करो इसको. मास m मान लेना यार, मास m. कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन है. वर्टिकल हाइट है ये 40 सेंटीमीटर. ना आर गिवन है, ना ये स्लांट हाइट गिवन है, ना एंगल गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं. इतना ही गिवन. आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, सब कुछ कैंसल आउट हो जाता है, फिर आंसर आ जाता है. देखो सबसे पहले ये किस पे है, ये यहाँ पे. सॉल्व करो ना. सर्कुलर पाथ इसका ऐसा यहाँ पे सेंटर है ना. ड्रॉ कर, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ. ये वाली वैल्यू h, इसको थीटा मान लेते. तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, आइडेंटिफाई कर दिया प्लेन ऑफ मोशन कैसा है. फोर्स लग रहा होगा तो एक mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में.
दूसरा ये सरफेस पे, ये स्लैंट वाला ऐसा सरफेस है इस पे, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं है ना, नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसा होगा ना इस पे, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब ये एंगल थीटा मान लिया, ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा होगा, ये नॉर्मल है तो ये थीटा हो जाएगा। तो इसका एक कॉम्पोनेंट इस साइड एन कॉस थीटा, एक कॉम्पोनेंट इस साइड एन साइन थीटा। ये जो कॉम्पोनेंट है ये सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है, और ये वाला कॉम्पोनेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। एंड सेंट्रिपिटल फोर्स क्या लिखोगे, एम इंटू ए सी। यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स एक ही फोर्स है, एन कॉस थीटा, तो देख रहे हो नॉर्मल भी यहाँ पे बन गया ना सेंट्रिपिटल फोर्स, तो ये जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ये रेडियस आर मान लो इसका, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। तो अब डिवाइड कर देते इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो। नाउ 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो एन कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर ऊपर जाएगा तो जी आर बाई वी स्क्वायर। tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी आर बाई वी स्क्वायर, ये आ गया। इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ से tan थीटा यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाई एच। tan थीटा इक्वल्स टू आर बाई एच, तो आर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ जी और एच बचेगा, तो आंसर आ जाएगा। नहीं होना चाहिए। हाँ, ये 40 सेंटीमीटर है, समझो 40 मीटर नहीं है, 40 सेंटीमीटर है। तो तुम्हारा जो आंसर 20 आ रहा है उसका यूनिट क्या है, हाँ 2 आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सही है, आंसर 2 आएगा। तो नहीं नहीं देखो, सी एफ अगर बनाओगे तो ए सी हटा दो ना यार। मुझे ये बताओ, अगर एफ सी एफ लगाओगे यहाँ पे, तो यहीं पे बैठ जाओ, एफ सी एफ लगा दोगे तो ये ए सी वाला टर्म नहीं आएगा ना, एफ सी एफ लगा दो तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो, मतलब एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ सी एफ। तो एन कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी एफ कितना होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। एन कॉस थीटा की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो उस केस में एफ सी इक्वल्स टू एम ए सी थोड़ी लिखोगे तुम, उस केस में क्या लिखोगे, एन कॉस थीटा माइनस एफ सी एफ इक्वल्स टू जीरो। तो एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ सी एफ, और एफ सी एफ की वैल्यू कितनी, एम वी स्क्वायर बाई आर। नोट कर लिया इसको। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और नॉर्मल लगाएगा कौन, समझो ना, ये ऐसा है, यहाँ पे पार्टिकल है, तो नॉर्मल ये सरफेस लगा रहा है, तो इस पार्टिकल पे नॉर्मल कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, पुश करेगा ये इसको। ओपोजिट क्यों होगा उसके, अरे किसका एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, एफबीडी ऑफ पार्टिकल ना, तो पार्टिकल का एफबीडी जब ड्रॉ कर रहे हैं तो पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उसको शो करना है ना। तो पार्टिकल ये है, तो पार्टिकल पे एक ग्राउंड फोर्स लगाएगा mg, और एक ये सरफेस लगाएगा नॉर्मल। तो सरफेस नॉर्मल इस पे कैसा लगाएगा, तो ऐसा ही लगाएगा ना नॉर्मल, और इसका mg इस साइड, इस डायरेक्शन में, तो ये लगाएगा ना ऑपोजिट टू टू दिस, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ से, इसको हटा दो, यहाँ से क्या आ रहा है, अभी फिर से एक सर्कल देख लेते हैं। ये ऐसा, सॉरी, ये कौन देख लो, ये ऐसा था, और ये वाला डिस्टेंस h है, और ये एंगल थीटा है, और ये वाली वैल्यू r है। तो आप क्या, ऑल्सो tan थीटा को क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल्स टू
आर बाई एच, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आर बाई एच। tan थीटा है क्या, जी आर बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर बाई एच, है ना। ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको कहाँ से है, फ्रॉम 3, लास्ट वाले को 3 मान लेना, तो फ्रॉम 3 हो गया। देखो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, जी एच, तो वी कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी एच। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 0.4, तो ये 4 आ जाएगा। तो आंसर 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, आंसर 2 मीटर। आई बात समझ में। नोट कर लीजिए इसको। तो स्पीड क्या है, v ही स्पीड है ना यार। क्वेश्चन में अगर स्पीड बोला है तो मतलब लीनियर स्पीड, क्वेश्चन में सिर्फ स्पीड बोला है मतलब लीनियर। जब भी एंगुलर होगा तो वो वहां पे क्या करेगा, उसको स्पेसिफाई करेगा कि वो एंगुलर स्पीड पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लिया इसको। हाँ तब आएगा ना, तब होगा ना, वो क्वेश्चन अलग है, बाहर होगा तो अलग है। यहाँ पे सर्कल ऐसा बनाया ना, इसके अंदर मूव कर रहा है। हाँ बाहर आएगा तो वो अलग केस हो जाएगा। तो वहां पे भी अगर आप ड्रॉ करोगे, वहां पे भी ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल बस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, बाहर की तरफ होगा, है ना, बस और कुछ नहीं होना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है, और ये इसके बहुत रोटेट कर रहा है ओमेगा से। इस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। और यहाँ पे इसका रेडियस आर है, स्ट्रिंग नहीं है, डिस्क है ये, रेडियस आर है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक रॉड को अटैच कर दिया, ऐसा एक रॉड है, ये एक रॉड अटैच्ड है, इस वाले डिस्क पे एक रॉड है। रॉड से क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम लगा दिया। सिंपल पेंडुलम का मतलब ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग पे यहाँ पे एक मास है ऐसा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है इसकी, और ये स्ट्रिंग है, ये रॉड है, और इसके बहुत रोटेट कर रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। और इसका मास m है, m की वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी, m मास m मान लेते हैं। ये वाला रेडियस r है, और इसका जो लेंथ है ये वाला, ये भी r है। स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब ये स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस। डिस्क ये ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है। तो अब ये बताओ, अगर ये डिस्क रोटेट करेगा तो ये 30 डिग्री पे ही ऐसा ही ये सर्कुलर मोशन करेगा, है ना, ये ऐसा ही सर्कुलर मोशन करेगा इसमें। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क, ओमेगा की ही वैल्यू बतानी है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क, वेलोसिटी ऑफ डिस्क।
डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी। इसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन, 30 डिग्री पे ही हो रहा है। वो आएगा ना, वो बताऊंगा ना, आएगा कैसे सॉल्व करना है। पहले जो आ रहा है अभी उसको तो समझिए। मासलेस, मासलेस। नहीं नहीं, ये 30 डिग्री ही है, ये हमेशा 30 डिग्री ही है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जितना इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, जितना इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन में, तो टेंशन का फोर्स, हाँ, टेंशन का फोर्स क्या रहेगा इस साइड? टेंशन का जो कंपोनेंट है वो उसको बैलेंस करेगा। ये 30 डिग्री पे ही है, अपना कुछ अजम्पशन नहीं लेना है कि सर ये रोटेट कर रहा होगा। रोटेट करेगा तो इसके वाटर यहाँ पे अगर तुम देखोगे ऐसा नहीं कर रहा है ये कुछ, ऐसा नहीं कि ये ऐसा है तो ये ऐसा कर रहा है, ये इस साइड से इस साइड जा रहा है, इस साइड से इस साइड आ रहा है, वैसा कुछ नहीं कर रहा है। इतने डिग्री पे ही है, बस ऐसा सिर्फ सर्कुलर मोशन चल रहा है, ये फिक्स्ड है, ये रॉड यहाँ पे फिक्स्ड है। अगर यही रोटेट कराना होता तो ये इतना सारा सेटअप क्यों लगाता? ये सेटअप क्यों लगाएंगे? डायरेक्ट इसको फिक्स कर देंगे, रोटेट करा देंगे, ये ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा। बोल रहा हूँ कि ऑसिलेट नहीं कर रहा है, नहीं सर ऑसिलेट कर रहा है। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इतना समझ लेना है। यहाँ पे ये मान लो डिस्क है, यहाँ पे रॉड है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और इसमें मास लगा दिया। तो इसको अगर रोटेट कराएंगे, इसको अगर ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये वाला मास जो ऐसा है वो ऐसा सर्कुलर पाथ पे ऐसा जाएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्लेन ऑफ मोशन, तो सर्कुलर पाथ इसका ऐसा होगा। इसका सेंटर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, क्योंकि हमेशा ये इतने इस पॉइंट से इतने ही डिस्टेंस पे हर जगह पे रहेगा। तो ऐसा सर्कल बनेगा इसका, तो ऐसा सर्कल बनेगा तो सेंटर ये हो जाएगा। सेंटर ये होगा तो ये वाला पार्ट देखना पड़ेगा कितना है, स्मॉल आर बोल दीजिए। ये आर है, ये 30 है, तो ये आर साइन 30 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे है, ये हो जाएगा आर प्लस आर साइन 30। मतलब ये हो जाएगा आर प्लस r/2, तो 3r/2। अब यहाँ पे टेंशन टी होएगा तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये टी कॉस 30 और ये वाली वैल्यू टी साइन 30। इस साइड एम जी आएगा, इसका सर्कुलर पाथ ऐसा होगा। तो इस फोर्स को ये इस एम जी को ये बैलेंस कर रहा होगा, और ये वाला जो टी साइन थीटा है यही इसका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, तो सेंट्रीफ्यूगल लगा दो या इसी को एम इंटू ए सी लिख दो। तो टी कॉस 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम जी, एंड टी साइन 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम इंटू ए सी। डिवाइड कर दीजिए तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ए सी बाई जी हो जाएगा। तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/g। ए सी कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर, आर की वैल्यू 3r/2, 3r/2। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ रहा है? तो 2g। ये देखो 3 है और ये √3 है, तो √3 साइड आएगा, √3r हो जाएगा। एक मिनट, सही किया ना, सॉरी, 1/√3। हाँ 1/√3, तो ये 3√3 हो जाएगा। तो आंसर ऐसा आएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2g/3√3r। ये r है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो r साइन 30 हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो r साइन 30 कितना होता है? तो r/2 हो जाएगा, r प्लस r/2, 3r/2। इसका जो सर्कुलर मोशन होगा कुछ ऐसा होगा सर्कुलर मोशन। तो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, सेंटर यहाँ पे आएगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? r प्लस दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r है, ये वाला r है, ये 30 है, तो ये r साइन 30।
तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r प्लस आर साइन 30, तो 3r/2। यहाँ पे टेंशन T, ये वाला एंगल जो था रॉड से 30 डिग्री था, तो ये वाला एंगल 30, तो ये T cos 30, ये T sin 30। T cos 30 की वैल्यू mg के इक्वल, T sin 30 इक्वल्स टू m इंटू AC। इसको इससे डिवाइड कर दिया तो tan 30 इक्वल्स टू AC/g। क्या नहीं समझा? ये नहीं समझा कि r sin 30 कैसे हो गया? तो फिर क्या नहीं समझा फिर? अरे इसका जब बीडी ड्रॉ करेंगे तो इस पे कितना फोर्स आएगा, टेंशन आएगा और mg आएगा, दूसरा और कोई फोर्स है? ये स्ट्रिंग थोड़ी है। तो यहाँ पे बना दिया ना इसका FBD, mg इस डायरेक्शन में, टेंशन इस डायरेक्शन में। टेंशन इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये T है तो ये 30, तो T cos 30, ये इस साइड T sin 30 हो गया। अब ये जो रोटेट कर रहा होगा तो ये ऐसा रोटेट करेगा ना यार, इसका सेंटर यहाँ पे है ना, तो ये R है और ये वैल्यू r/2, तो ये r प्लस आर साइन 30, तो 3r/2 हो जाएगा। तो T cos 30 इक्वल्स टू mg एंड T sin 30 इक्वल्स टू m इंटू AC। डिवाइड कर दो तो tan 30 इक्वल्स टू AC। वन कैसे? AC की वैल्यू होगी ना ओमेगा स्क्वायर 3r/2। ओमेगा स्क्वायर 3r/2, ओमेगा गिवन थोड़ी है, ओमेगा तो फाइंड करना है आपको, है ना? ओमेगा तो फाइंड करना है, नोट कर लीजिए। कुछ होमवर्क मिलेगा आज आपको, क्योंकि ये डायनामिक्स स्टार्ट किया है तो बुकलेट में ज्यादा डायनामिक्स पे ही है, इसीलिए अभी तक होमवर्क नहीं मिला था। अगर बुकलेट पे क्वेश्चंस नहीं होंगे तो HCV के क्वेश्चंस मिलेंगे, बट आपको होमवर्क रहेगा। देख लेता हूँ क्या है, उसके बाद आपको मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा क्या होमवर्क रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो समझ में आना चाहिए, एक बार रिवाइज कीजिए क्या है। हाँ यस, 8:30 तक ही लेक्चर है ना, टाइम हो गया। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।